अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर मतीन और हाज़िर हूं मुकाबिल प्रोग्राम में। आज मेरी को होस्ट रबिया हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के ऊपर कि वकला से जो उम्मीदें लगा के बैठे थे और समझ रहे थे कि यहाँ कोई इनकलाब आने वाला है और अदलिया की बहाली की तहरीक बढ़ जाएगी, तो उनको आज एक बहुत बड़ा धचका लगा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसे जो आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहलाता है, वो उनके जो कैंडिडेट हैं वो एक मार्जिन के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ तौफीक आसिफ साहब जीते हैं। स्वाए इस्लामाबाद, कराची, पेशावर जहां मार्जिन कम रहा है, बाकी तमाम पाकिस्तान में मार्जिन के साथ जीते हैं। और हामिद खान ग्रुप जो हैं वो हारून रशीद साहब जीते हैं और तौसीफ आसिफ हामिद खान ग्रुप के वो बुरी तरीके से हारे हैं। इसके डायरेक्टली असरात अदलिया के ओवरऑल हालात के ऊपर और जो वहाँ 26वीं आईनी तरमीम का केस जो चल रहा है, क्योंकि बार की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है, जजेस के ऊपर भी एक प्रेशर होता है और उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। और क्योंकि 3 साल से तवातर के साथ ये इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो कहने को तो आसमा जहांगीर के ग्रुप कहलाता है, मगर आसमा जहांगीर के जो सारी उम्र जो इक़दार रहीं उसमें किसी में भी इनकी कोई आपस में शेयर करते हुए ये नज़र नहीं आ रहे। बाल उसके असरात हैं अदलिया के ऊपर और इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इसके अंदर तफसीलन बात करेंगे। साथ में बात करेंगे हम कि आज नए चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी KP के इस्लामाबाद आए। एक तो उन्होंने अपनी कबल वक्त गिरफ्तारी की ज़मानत पेशावर से ली कि उन पर 6 के करीब मुकदमात हैं, कहीं गिरफ़्तार ना हो जाएं। यहाँ आए और उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी। उनको बहुत गिले शिकवे हैं कि मैं करोड़ों वोटर्स का KP का नुमाइंदा हूँ और मेरी ऑफिस की शायान शान मेरे से सलूक नहीं किया गया। तो क्या अब ये वफाक के नए चीफ मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात के इसके ताने बाने किधर जाके मिलेंगे और इसके क्या असरात होंगे, उस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे अफ़गानिस्तान पे कि अफ़गानिस्तान में अभी 48 घंटे की 24 घंटे गुजर चुके हैं। 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ, ये तालिबान की रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ और ख्वाजा आसिफ के बकौल सऊदी अरेबिया और कतर की हुकूमत के कहने पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर वो बकौल ख्वाजा आसिफ ये सीज़ फायर बड़ा फ्रेजाइल है और कमज़ोर है और ये अमल दरामद होता उस पर नज़र नहीं आ रहा। उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि मोहम्मद एजेंसी के अंदर जो है वहाँ पे दहशतगर्द और ख़ारजी हज़रात जो है उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए घुसने की कोशिश की। उनको जो मुँह तोड़ जवाब दिया गया और तकरीबन 50 के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो मारे जा चुके हुए हैं दहशतगर्द। और इसी तरह ही वज़ीरिस्तान के अंदर से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, उसको भी दगा दी गई। अब ओवरऑल ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान के साथ जो ये इस वक्त जंग की एक सूरत हाल है और ये 78 साल में पहली दफ़ा हुआ है। हमारे हमेशा उनके साथ उतार चढ़ाव रहे, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। कई दफ़ा एक दूसरे के ऊपर बमबारी भी छोटी मोटी एक दूसरों की चौकियों पे होती रही, मगर इस तरह बाकायदा जंग नहीं हुई जिसके अंदर हमें उस हद तक जाना पड़ा कि हमने काबुल पे, कंधार पे और अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ हमें इतला आई कि दहशतगर्द के ठिकाने मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो हैं हमले कर रहे हैं, तो एक न्यू नॉर्मल आ गया है कि हमने उनके ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि अब हमारी इस वक्त डिक्लेयर्ड पोजीशन भी यही है कि आइंदा भी जो भी बातचीत होगी, मगर ये एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा और उसकी अगर इतला आएगी कि उसकी पुष्टपनाही या फैसिलिटेशन जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई है, तो हमारे लिए पूरा अफ़गानिस्तान एक थिएटर ऑफ वॉर है। हम इस पे बिल्कुल भी कोई नहीं चूकेंगे। अब इसके क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और भारत के साथ पहले ही ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी कशीदगी चलती है, तो
तो वेस्टर्न बॉर्डर पे ये कशीदगी बहरहाल एक तशवीश का बास है। इसके अंदर दो किस्म की राय पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स फ़िक्रमंदी का तो मसला है, एक है कि ये इसको रिज़ॉल्व करना चाहिए क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते हैं कि हमारा उनके साथ इतना लंबा बॉर्डर है, मुस्लिम बरदर मुल्क है, इतने ताल्लुकात हैं। दूसरा एक तबका है जो कि बढ़ता जा रहा है, जो कहता है कि इस मसले का हल निकलना चाहिए। ये हम जो कहते हैं 1000 कट्स के ज़रिए छोटे छोटे टक लग रहे थे, ये जो कहा जाता है पंजाबी में कट्टी कट्टा निकलना चाहिए कि इस मसले का हल। हम जो है इसका कई सालों से हल की कोशिश कर रहे थे, मगर एक रोड ब्लॉक आ गया था, एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी हुई थी कि 2017 के अंदर हमारे यहाँ सूरत हाल दहशत गर्दी के वाक़यात जो थे एक साल के अंदर वो 1000 से ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद 2-3 साल ठहराव रहा और तालिबान 2021 में जब दोबारा आए तो हमें उम्मीद थी कि अब शायद हमारे उनसे तल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि कुछ लोग ओवरली एक्साइटेड हुए थे कि जिस तरह हमें दोबारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। अब वो मामला नहीं रहा कि ये तो 2-3 साल से जभी से ये हर साल ना सिर्फ कि ये रुक नहीं रहे थे वहाँ से हमले, उन हमलों में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में खौफनाक इजाफ़ा होता जा रहा था। और इस साल जो है वो 800 के करीब 10 महीनों में ये हमले हो चुके हुए थे। और दीवार पे इसलिए हम दीवार के साथ लग गए कि हम तवातर कोशिश करते रहे अफ़गानिस्तान को कि वो टीटीपी को जो है रोकें, कि उनको वो करें, और वो या टाल देते थे या अपनी बेबसी का इजहार करते थे, या उनका क्लियरली नज़र आता था कि क्योंकि उनके साथ उनके ताने बाने ज़्यादा हैं उसको वो रोकना नहीं चाहते। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के अंदर इस बात का इदराक किया गया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने इसके अंदर शमूलियत अख्तियार की, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान को समझाने की कोशिश की। चीन जो कि अब उनके भी स्टेक्स अफ़गानिस्तान में बड़े हैं, उनकी तरफ से भी, रूस की तरफ से भी ये कोशिशें हुई, ईरान की तरफ से भी हुई, मगर ये रुक नहीं रहा था। अभी हाल ही में बड़े जो 1-2 हमलों के बाद हम मजबूर हो के हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके अंदर हमारे भी जो 11 और 12 की रात को 23 जवान हमारे शहीद हुए, उनके 200-300, अभी ये सिलसिला जारी है। अब इसकी लार्जर बहस ये है कि ऑफ कोर्स इसमें कोई बहस नहीं है कि जंग अच्छी चीज़ नहीं होती, और हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो जाएं, मगर किन टर्म्स पे। तो हमने 2-3 तो अपने न्यू नॉर्मल की शकें रख दी हैं। एक ये कि हम बिल्कुल भी दहशत गर्दी वहाँ से पुष्पनाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें हॉट परसूट करना पड़े जहाँ मर्जी। दूसरा ये कि अब हम तालिबान को पहले 45 साल की एक पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि वहाँ सिर्फ मजहबी शिद्दत पसंदों से ताल्लुकात तालिबान से नहीं रखेंगे, बल्कि हमने इशारे दिए हैं कि वो उनको हम तालिबान रजीम कहना शुरू हो गए हैं। और हमारी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बयान आया है कि हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब वहाँ पे कोई नुमाइंदा हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान में जो कि बेहतर फ़ैसला करे, जिसका मतलब ये है कि हम अब बातचीत के लिए जो पहले नॉर्दर्न अलायंस थी, जिनके साथ हमने तालिबान की वजह से या उससे पहले और भी हमारे जो मजहबी जमातों से तो ज़रा तल्लुकात रहे, तो हम एक मुखालफत रखते थे। अब हमारी मुखालफत नहीं रही। अब उसके लिए तालिबान की क्या सूरत हाल है, उनको पहले ही मज़ाहमत है, कहने को वो कहते हैं कि उनका पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल है, पर वो महदूद कंट्रोल है। अब क्यों ये इस तमाम चीज़ों के अंदर तालिबान ने की हुकूमत ने क्यों हमारी तवातर बार बार ये रिक्वेस्ट के बावजूद नहीं रोका, इसकी वजूहात के अंदर सबसे बड़ा एक फैक्टर ये आया कि इंडिया के हमेशा से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से ताल्लुकात रहे, मगर हम उसको बर्दाश्त करते रहे। मगर इस वक्त क्योंकि हमारी जंग जारी है इंडिया से, और ऐसे मौके पे जाना वहाँ पे मुत्तकी उनके वज़ीर ख़ारजा का, और वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ बयान देना, और इस दौरान में हमारे यहाँ दहशत गर्दी के हमले से ये एक न्यू लेवल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन उससे बढ़ गया है। और अब
क्यों ऐसा अफ़गानिस्तान कर रहा है? तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं बड़ी अफ़गानिस्तान 20-30 साल से इसको जाने का भी मौका रहा, और मैं कोशिश करता हूँ जो लोग इसको इदराक रखते हैं उनसे बातचीत भी करने का, कि शायद अफ़गानिस्तान ने ओवर प्ले किया और शायद ये मामला अब हल की तरफ जा रहा है कि हमें ये इस मसले का हल फाइनली निकालना पड़ेगा और शायद निकल भी आएगा। और अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने शायद अपना, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ओवर प्लेइंग योर हैंड, ओवर प्ले किया अपना हैंड, कि अपनी इख्तियार, इस्तात, ताकत से ज़्यादा उन्होंने बढ़ के ये हरकत की हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ पिछले चंद सालों में, ख़ास तौर पे 3-4 साल में बदल चुके हुए हैं, और वो बदल ऐसे चुके हैं कि 45 साल से अफ़गानिस्तान के साथ ये कन्फ्रंटेशन तो चलती थी। इससे पहले हम एक्शन नहीं करते थे, कोई जंग हमले का 78 साल में अफ़गानिस्तान पे हमने नहीं किया था। सिचुएशन बदल गई है कि 40-50 साल एक तो हम खुद अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रहे, और वहाँ पे या रूस था या हाल ही में नेटो और अमेरिका की अफवाज थी, उनके होते हुए ये नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे कुछ सॉफ्ट बेलीज थी, कमज़ोरियाँ थी हमारे यहाँ। वो बेतहाशा जो है अफ़गान यहाँ पे पनाह गज़ीं थे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो है बॉर्डर बड़ा पोरस था। अभी हाल ही में हमने एक 3-4 चीज़ें की। एक तो पिछले कुछ सालों में हमने बाढ़ लगा ली, महदूद आमदोरफ्त हो गई। दूसरा, हमने इनखला अफ़गानियों का शुरू कर दिया। तीसरा, ये एक के जो एक ट्राइबल बेल्ट जो थी वो हमारी सॉफ्ट बैली थी, वो एक ग्रे एरिया था, उसको हमने मर्ज करके अफ़गानिस्तान का जो है अभी जो है केपी का हिस्सा बना लिया है। और अब वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया के ही चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी आ चुके हुए हैं। इसके क्या असरात होंगे? हमें ज्वाइन किया है इस वक्त साद रसूल ने, नामे जाने पहचाने नाम है, तारुफ के मोहताज नहीं है, वैसे तो पेशे से वकील है मगर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे। और साथ में वकास अकरम ऑफ कोर्स जो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं साथ आपकी इजाज़त से पहले शेख साहब से शुरू करूँगा। शेख साहब, मैंने एक इब्तदाइया दिया है इस वक्त अफ़गानिस्तान का सूरत हाल का, और उसको लिंक किया है मैंने केपी पहले भी एक फ्रंट लाइन स्टेट है, बहुत अहम थी। अब इस जंग की सूरत हाल में वहाँ पे ज़्यादा अहमियत उसकी बढ़ गई है, और वहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे इस्तेहकाम हो। आज मैं देख रहा था, इब्तदाइये में भी दिखाया कि सुहेल अफरीदी यहाँ इमरान खान को मिलने आए और उनको नहीं मिलने दिया गया। उनका ये जायज़ गिला था कि मैं करोड़ों लोगों की अपने सूबे की नुमाइंदगी करता हूँ। तो ये जो उम्मीद की जा रही थी कि नई इब्तिदा है, शायद दोनों तरफ से इशारे आएँ, क्या इशारे मिल रहे हैं और इसके क्या असरात हैं केपी के और वफाक के साथ तल्लुकात के ओवरऑल अफगानिस्तान की सिचुएशन से? देखिए सर, वफाक में और पंजाब में एक ही पार्टी की हुकूमत है, बल्कि एक ही पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। और आपने ये देखा कि पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती तो कोई एक गुड जेस्चर दे सकती थी और कोई मेहरबानी नहीं करनी थी। ये चीफ मिनिस्टर का राइट भी था, किसी कॉमन सिटीजन का राइट भी है। इमरान खान साहब कैदी हैं, प्रिजनर राइट्स भी होते हैं। कोई भी कानून उठा के देख ले तो उसको लिए सिर्फ उनको रोकना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। उन्हें एसओपी के मुताबिक जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्म करना होता है, उन्होंने लेटर भी लिखा होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी और जेल खाना जात को भी और सुपरिटेंडेंट को भी। मगर आप ये देखें कि एक 4.5 करोड़ के सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां जाता है, उसको आप कैसे वहां पे रोकते हैं? और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर को रोकते हैं, लेकिन ना 4.5 करोड़ के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट बनानी है। कैबिनेट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कैबिनेट के नाम हैं, पॉलिसीज हैं जो उसने अपनी पार्टी के लीडर जिसके नाम का मैंडेट इन लोगों को यहाँ पे मिला है, उससे उसने डिस्कस करने हैं। मगर आपने जेस्चर आप देखें वो क्या दिया गया है कि नहीं जी असी तुहानू नहीं मिलन देंदे। कल राणा सनाउल्ला साहब कह रहे सन कि आओ जी असी तो रेड कारपेट बिठावांगे, उसी वेखे ने अज रेड कारपेट जो तंज नाल कह रहे सन। सेकेंडली, इंटर प्रोविंशियल स्ट्रेट आन भाई वो बंद किया हुआ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गंदम तुसी रोक छड़ी जे। वो इतने आटा जो है वो महंगा होके आसमान से बातें कर रहा है।
बहुत सारे इश्यूज हैं जो सूबों के दरमियान है, जो वफाक से मुतलका है, मगर इन लोगों की ये जो पॉलिसी है हट दर्मी की, जिद की, ये बिल्कुल सूबे को वफाक से दूर ले जाएगी। और कल ये चीफ मिनिस्टर वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखेगा आप लोगों के साथ। अगर आप ऐसे करेंगे ना जी, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको एक छोटी सी फेवर, जो कि आप फेवर समझते हैं, हम उसको राइट समझते हैं, आप वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो कल वो आपके साथ बैठेगा भी नहीं। ये गलतफहमी निकाल दें कि आपने उसको फोन कर दिया और आपने उसको मुबारक दे दी और उसके बाद आप इमरान खान को मिलने नहीं देते, तो कल वो किसी एपेक्स कमेटी में आपके साथ बैठ जाएगा, या वो किसी एकनेक में आके बैठ जाएगा, या सी उसमें बैठ जाएगा। नहीं बैठेगा वो आके आपके वो साथ, क्योंकि शेख साहब, वो कानूनी तौर पे भी शायद, बल्कि मैं साथ से पूछना चाहूँगा, वो नहीं बैठ सकते कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब तक काबीना नहीं होती वो मुकम्मल ऑफिस ही नहीं होता। और इस वक्त टेक्निकली लीगली मैं साथ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि काबीना नहीं है और दो एक दिन हो गए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वहाँ पे गैर फ़ाल समझी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे और इस वक्त वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हसास सिचुएशन है। केपी के अफगानिस्तान से जंग जारी है, यानी कि इंटीरियर का मिनिस्टर भी नहीं है और बाकी मिनिस्ट्रियाँ भी नहीं है। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक सेंसिटिव सूबे में रुका हुआ है। कैसे देखते हैं इसको लीगली और अखलाकी और कानूनी तौर पे? जी, मैं सर इसमें इतनी सी गुजारिश करूं कि आईन पाकिस्तान की मंशा ये है, और इस बात को हमने मुस्तफ़ा इम्पेक्स का एक केस है 2018 सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर हमने इसको वैसे तो उससे पहले के भी केसेस हैं, लेकिन इफेक्टिवली मुस्तफ़ा इम्पेक्स का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इस बात को वाजे किया एक बड़ी सिंपल सी बात करते हुए कि ना वफाक में पूरे वफाक की पावर कोई एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज करेगा यानी कि वजीर आजम, ना सूबे के अंदर सूबे पूरे की पावर कोई एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से एक्सरसाइज कर सकता है यानी कि वजीर आला। और जमहूरियत के प्रिंसिपल्स को, आइन के प्रिंसिपल्स को, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे भी आईन पाकिस्तान के अंदर कोई इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है वो सिर्फ और सिर्फ काबीना के फैसलों से हो सकता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सरसाइज है, ख्वाह वफाक के अंदर हो फेडरल गवर्नमेंट की या सूबे के अंदर हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसको पाकिस्तान की आइन की मंशा के ताबे मुस्तफ़ा इम्पेक्स के केस के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया और बाद में रीअफर्म किया कि ये पावर एक कलेक्शन ऑफ पीपल एक्सरसाइज करेंगे। आईन पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट है। और ये वजह ये है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास पावर ना हो, एक कलेक्टिव विजडम के साथ कोई फैसले किए जाएं, जैसे कि हम हर आइन के अंदर दी गई चीज के ऊपर फैसला देखते हैं काबीना का। ऐसी सिचुएशन में सूबा केपीके के अंदर जहां पे इतने इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं, कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड, कुछ टेररिज्म से रिलेटेड, और उसके अलावा भी क्योंकि अब काबीना फाल नहीं है, तो जो रेगुलर गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में भी जिनकी तरफ इशारा किया कि वो हेल्थ कार्ड और दीगर कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को इनिशिएट करने के लिए, गवर्नमेंट को फाल बनाने के लिए कि चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट नॉमिन पिछले कम से कम 3 टर्म से देख रहे हैं, उस केपीके की पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई काबीना बन सकती है, ना कोई फंक्शनल हो सकती है, और अगर बन जाए तो लोगों में उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी जब तक उस काबीना के नाम इमरान खान साहब की तरफ से मैं शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा, साथ ने उसकी कानूनी और जो है ना आइनी सिचुएशन बयान की है, मगर इसकी मैं सियासी समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या सोच है। हमारा ख्याल था कि ये चलें अच्छी बात है, पहली दफ़ा एक नौजवान ट्राइबल एरिया से आया और ट्राइबल एरिया में इब्तदाई में कह रहा था हमारी सॉफ्ट वैली रही है, तो एक नई इब्तदा के अंदर दोनों तरफ से मुस्बत इशारे आने चाहिए थे, और अभी तक उन्होंने हल्फ लेने के बाद मुस्बत बयानात ही दिए हैं। मगर ये क्या सोच है उनको मुलाकात नहीं करने देना कि जी वो फिर गैर फाल गवर्नमेंट कब तक रहेगी, और आपके पास अब क्या ऑप्शंस क्या हैं उनके बगैर ही कैबिनेट अनाउंस? पहली बात तो सर ये है, पहली बात तो ये है कि कल शाम को उन्होंने हलफ लिया सर, और कल शाम हलफ लेने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली अपनी कैबिनेट के नामों पे
गौर फौज किया, क्योंकि खान साहब ने ये उन्हें इख्तियार दिया कि आप अपनी कैबिनेट खुद वो प्रपोज करें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें। सुबह वो उठे हैं, पूरी रात के बाद वो ही हैड टू गो टू पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि उन पे केसेस हैं जिसके लिए उन्होंने ओमनी बेल अप्लाई की। जैसे उनको ओमनी बेल मिली, ही वेंट whatever names he had proposed to इमरान खान साहब कि ये मामला आज ही हो जाता। तो आप देख लें कि उसमें रखना पैदा किया गया और उनको एक बेसिक राइट जो है एक सिटीजन का और एक चीफ मिनिस्टर का, उससे उनको दूर रखा गया। सिर्फ जो है टर्मोइल रहे या इस किस्म का कंफ्यूजन रहे, ये उतना टाइम नहीं हुआ। उस कल शाम उनके हलफ उठाने से लेके अभी तक की जो सूरत हाल है मैंने आपके साथ रख दी, और उस हलफ उठाने से लेके इस वक्त तक उन्होंने जो मेन काम किया है वो सिर्फ यही है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट प्रपोज की है जो उन्होंने खान से डिस्कस करी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी गैर फालियत नहीं है। उसके ऊपर आज खान साहब ने जो हमारे मुतलका दोस्त जो आज मिले हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि अगर ऐसे होता है तो आपने क्या करना है। मैं वो भी आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस चीफ मिनिस्टर के लिए हैं, वो उन तक चली गई हैं जिसपे वो सुबह जो जो मंतकी समझ आती है कि जो बुनियादी एक दो मिनिस्ट्रियां होती हैं जी, वो किचन कैबिनेट एक अनाउंस कर दी जाती है। सर किचन कैबिनेट क्या, वो पूरी कैबिनेट ही अनाउंस करेंगे, वो जो भी करेंगे खान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं वो करेंगे। और उसमें अगर एक दो दिन का डिले भी आ जाए तो मैं इतना तो कानून कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं इंटरप्रेट कर सकता जितने हमारे भाई ने किया है, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आर्टिकल जो आपका है 129 जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है आइन के, उसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चीफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर मे ईदर एक्ट डायरेक्टली और थ्रू द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦਿਹਾੜ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ऐसा मसला कोई नहीं है। ही हैज वर्कड ऑन द कैबिनेट, ही वाज स्टॉप्ड, उसको मिलने नहीं दिया गया, उनको बता दिया गया, खान साहब की तरफ से मैसेज पहुंच गई। बस मेरी जो तशरीह है एंड जो मेरी नाकस राय में काफ़ी ऐसे मामला हैं जिसमें वो एग्जेक्टिव अपने अकेले इंडिविजुअल हैसियत में कर सकते हैं, पर काफ़ी ऐसे मामला हैं जिसके अंदर कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर उसकी मंजूरी नहीं है। पर बहरहाल मैं चाहूँगा इस पे कुछ पहली दिहाड़ तो नहीं आमिर भाई वो पहली दिहाड़ तो नहीं आ जाने ना, वो वाले इशू जो सिर्फ कैबिनेट के बगैर होंगे। पहली दिहाड़ तो वैसे भी कैबिनेट अनाउंस ही होती है, उत्थे किहड़ियां मंजूरियां होणियां सन। इंशाल्लाह सुबह तुसी देखोगे हो जाएगा, कोई गैर फालियत नहीं। मगर मैं दूसरा पहले आप ही से पूछ लेता हूं कि दूसरा इस क्वेश्चन का जो हिस्सा था कि इसके जरिए पैगाम क्या देना चाहते हैं। वो जो पुराना तरीका था, कल को प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, अगर चीफ मिनिस्टर को इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो कल को वो वहां पे केपी इनकार करें। हमने ये 1990s में देखा कि या 80s में उसको भी नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ साहब उसको भी नहीं मिलेगा। जो चीफ मिनिस्टर के साथ ये करेंगे वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ सूबे में वही कुछ होगा। प्राइम मिनिस्टर ये तो फिर वोट लेके आया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो फॉर्म 47 का है। इफ ही एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन केपी एंड वेयर द मैटर्स, देखें आगे जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर तो ज्यादातर इश्यूज केपी के हवाले से ही आने हैं, और वो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास मैंडेट भी कोई नहीं है, आपका वोट भी कोई नहीं है, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी कोई नहीं है। गवर्नर के क्या हालात हैं वो भी आपको पता है, पिछले चीफ मिनिस्टर ने वैसे ही गवर्नर के हाथ बांध के रख छोड़ा था। सो कहने का ये मकसद है ये इन्होंने गलत किया है और ये इनके इरादे ठीक नहीं है। ये जान के चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें टर्मोइल हो, जिसमें क्योंकि ऑब्वियसली ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है, इनको तो वही बारे में है, इनको तो स्मूथ सिचुएशन बारे में ही नहीं है। जो मुझे याद पड़ता है, आपको भी 30-40 साल अब सियासत में हो गए हैं, कि पहली दफ़ा ये जो आइनी ओहदों की तनज़ली है ये 1988 में शुरू हुई थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे और वो बेनज़ीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जाते थे और इसका बड़ा वो तमस्खर उड़ाया जाता था। फिर ये सिलसिला आज तक चल रहा है, मगर हमारा ख्याल था कि ये अब ख़त्म होना चाहिए, ये कुछ हद तक कम भी हो गया। ये ऐसे सूरत हाल में साथ ये बताइए कि जिस तरह मैंने कहा केपी की इस वक्त हसास, बलूचिस्तान की भी सूरत हाल है, हम हालत जंग में हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर में भी, कैसे इसको लार्जर तनाजुर में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं
शेख साहब की बात को थोड़ा फॉलो अप करते हुए कहूं कि सर हमारा इसके अंदर ये आर्गुमेंट करना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, इससे ये मकसद नहीं कि चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा। इससे मकसद ये है कि जल्द से जल्द वो मुलाकातें करवाई जाएं, ख्वाह वो अडयाला के अंदर हों या दीगर लोगों के साथ मुशावरत हो, जल्द से जल्द वो मुलाकातें करवाई जाएं जो उस प्रोसीजर के अंदर फंसी हुई हैं, जिसके बाद फौरी फिल फॉर चीफ मिनिस्टर साहब वो तमाम काम कर सकें जो आईने पाकिस्तान में, जिस तरह आपने दुरुस्त निशानदेही की, आर्टिकल 130 ऑनवर्ड्स जो प्रोविंशियल कैबिनेट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम हैं, जिसमें शायद सर फहरिस्त ये हमने देखा सैलाब जदगान के साथ अभी पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, अभी दीगर गवर्नेंस के, लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे और इश्यूज हैं जिन तमाम के लिए की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए बात के वफाक अडयाला जेल या कोई और इतने ज़रूरी काम के दरमियान में। ये कोई सियासी अमल तो है नहीं, किसी सिर्फ जलसे की इंस्ट्रक्शंस तो लेनी नहीं, ये एक पूरे सूबे की को फाल करने की बात है, और जो कोई भी इसके अंदर रोड़े उठा है उसको चाहिए कि इसको जल्द से जल्द आया तकमील तक पहुंचे ताकि सूबा आगे चल सके। मैं दूसरी आमिर साहब जो आप बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ा तल्ख सा लम्हा गुजर रहा है। हमारे तकरीबन दोनों साइड के बॉर्डर्स अगर हॉट नहीं हैं, वैसे तो कहना चाहिए कि शायद हॉट हैं, लेकिन अगर हॉट नहीं भी हैं तो किसी भी वक्त ईस्टर्न साइड के बॉर्डर के ऊपर भी हमें थ्रेट्स मौजूद हैं, और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो आप देख ही रहे हैं के अंदर वैसे भी ओवरऑल एक जंग से का समय अटैक हो, या इससे पहले अभी चंद ही महीने पहले की बात है कि ईरान की एक जंग हुई, और तो खित्ते के अंदर वैसे भी पाकिस्तान भारत की जंग हो चुकी है, खित्ते के अंदर वैसे भी एक जंग का समय है। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जरूरत है, बाकी चीजों पे हम पॉलिसीज पे डिसएग्री करते रहेंगे, सियासत पे डिसएग्री करते रहेंगे, वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर पाकिस्तान को फैसला करना है, जिसमें से सबसे सरे फहरिस्त ये है कि हमारे दुश्मन अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे बॉर्डर्स के बाहर करते हैं। पंजाब का केपी दुश्मन नहीं है, पीटीआई नून लीग की दुश्मन नहीं है, लोग रियासत के दुश्मन नहीं है, रियासत लोगों की दुश्मन नहीं है। हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे माजी में भी लोगों के, पॉलिटिकल पार्टीज के, प्रोविंसेस के इख्तलाफात हुए, लेकिन जिस ज़रूरी सियासी और इंटरनेशनल लम्हे से हम गुजर रहे हैं, अगर हम इसमें एक अपने अंदर इस तरह की तफरीक कर देंगे कि केपी के लोग पंजाब नहीं आ सकते, प्राइम मिनिस्टर केपी नहीं जा सकता, अगर इस तरह की कहानी चल पड़ेगी, अभी लिए उसको सेक्टेरियन भी हवा देने की कोशिश की गई, अगर हमारे अंदर चीज़ों के ऊपर सियासी इख्तलाफात पे अपनी जो हमारी बाहमी तलखियाँ हैं, वो रियासत से हों, वो इदारों से हों, मैं बतौर वकील अदालत से हमारी बड़ी बहुत सारे गिले हैं 26वीं तरमीम के पर्सपेक्टिव में, लेकिन ये हमारे इंटरनल गिले हैं, इनके ऊपर हम लड़ते भी रहेंगे, स्ट्रगल भी करते रहेंगे, आईनी हुकूक भी अपने मांगते रहेंगे, लेकिन अगर इन गिलों की वजह से आप सूबाइयत, लिसानियत, इस तरह की चीज़ों की तरफ अगर 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 कहानी चली गई कि केपी के चीफ मिनिस्टर को जेल में जाने नहीं दिया जा रहा, या एक सूबा कह रहा है कि दूसरा यहाँ पे एंटर ना करे, या हमें गंदम नहीं ठीक तरह दी जा रही, या कल को बलोचिस्तान कहे कि हम गैस नहीं देंगे, तो ये कहाँ जाएगी बात। हमारे सीरियस कुछ इस वक्त मसाइल हैं, हम अपनी इंटरनल लड़ाई रोज करेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर जो हमारी दो भाइयों की लड़ाई आपस में, किसी इदारे से हो, किसी सियासी जमात से हो, किसी शख्सियत से हो, जिस किसी के साथ भी हो, जो दो भाइयों की लड़ाई है, उसके अंदर हम अपने आईनी निज़ाम को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो कि अगर केपी को आइसोलेट किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर पहुंचने का खदशा है। मैं शेख साहब, ये आप आई एम श्योर जो आप कह रहे हैं कि इसका प्रोसीजरल हल इस मसले का आप निकाल लेंगे, आपके पास स्ट्रेटजी है, मगर मैं ये सर खान साहब की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, चीफ मिनिस्टर को पहुंच गई हैं, एंड वो आपको सुबह नजर आएगा इंशाल्लाह। चलें, वैसे कोई खबर दे ही दें तो हमारी तरह दुकान चल जाएगी, क्योंकि पहले भी आपने कैबिनेट के हवाले से ये बताया था कि दो नाम मुजम्मिल असलम का, दूसरे का अभी तक सस्पेंस है, लोग कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ हैं, इस हद तक तो बताया जा सकता है कि नहीं? नहीं सर, ये चीफ मिनिस्टर आप ही दसेगा, ये सारे भाई खान साहबान ने नाराज हो जाते हैं ये जो है ना, वो ना आप ही दसेगा। हाँ, मेरा ख्याल ये है सर कि मुनासिब शायद चीज यही है कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक
इंस्ट्रक्शन शायद ये हैं कि तब तक पुरानी कैबिनेट जो है उसी को आप वो कर दें और उसी को लेके चलें, और जैसे ही खान साहब से मुलाकात होगी उसमें फिर वो जो नई प्रपोजल चीफ मिनिस्टर की अपनी टीम की है जो कि इन्होंने प्रपोज की है वो खान साहब से डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वो कर लेंगे। तो बंदे ने कम करना होगा तो सब 10,000 हल लें, एंड ही इज अ यंग मैन, ही विल डू इट। उनको सेक्शंस और सारी चीजें पहुंच गई, वो कर लेंगे। बहरहाल उसके अंदर फिर प्रोसीजरल मसले आएंगे क्योंकि वो उनकी इख्तियार नहीं होगा पुरानी कैबिनेट का जब तक वो नया ओथ नहीं लेते। तो बहरहाल मैं इस टॉपिक से आगे मैं टॉपिक भाई नवा ओथ ले लेने की हो गया। चलो नहीं, आई एम श्योर आपने कोई तरीका निकाला होगा, कल तक पता चल जाएगा। मैं आगे जाना चाह रहा था आपसे कि ये एक सोच की गबाजी करता है कि वो एक मज़ामत कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन का एक माहौल बना रहे हैं। पहले एक निज़ाम बना हुआ था कि एक बैलेंस करते थे, अली मीन गंडापुर पार्टी को एतराज़ था और खान साहब ने वो तब्दीली कर दी। अब एक नए चीफ मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि कैसे उसने सूबा और वफाक को, पार्टी को और बाकी अपने तकाज़ों को पूरा करना है। मगर मैसेज क्या आपको आ रहा है और इसके असरात आइंदा वर्किंग रिलेशन कायम करने में क्या नज़र आते हैं आपको? सर ये जो उन्होंने नहीं मिलने दिया उसकी उस मैसेज को आप मैं इसको मैसेज समझ रहा हूं ना। ये पहली दफा नया चीफ मिनिस्टर आता है मुलाकात के लिए। ये है कि ये हालात ये चाहते हैं, ये हालात खराब करना चाहते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि पता है कि वो नौजवान है, सूबा नौजवानों के हाथ में है वो, और उनकी तबीयत, उनके रिएक्शंस का भी प्रीटी मच उनको अंदाजा है कि किस चीज का क्या रिएक्शन होगा। तो वो इस किस्म की एराटिक चीजें जो है करके बड़ी पैटी इश्यूज के ऊपर उनको इरिटेट करना चाहते हैं। और मैंने आपको जैसे कहा ना, अगर ये होगा तो वो बिल्कुल इनके साथ नहीं बैठेंगे, किसी हवाले से नहीं बैठेंगे, क्योंकि जैसे साद भाई ने भी ये भी बात की है कि 4.5 करोड़ का सूबा है, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसपे इमरान खान की गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर चीजें जो है वो शेप अप करना, मैंडेट उनके नाम पे मिला है, उनकी तस्वीर पे वोट मिले हैं। जिन नौजवानों को जानता भी कोई नहीं था वो एमपी बन गए हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की तस्वीर साथ। सो इट इज इंपेरेटिव कि उनको मिलने दिया जाए, वरना ये बड़े मसाइल हो। तो ये जो नहीं मिलने दे रहे हैं ये वो मसाइल खड़े करना चाहते हैं, और उसके बाद इनके कोई नेफेरियस डिजाइन हो सकते हैं जो अभी भी थे, अभी चंद दिन पहले भी बार बार ये मार्केट के अंदर चीजें निकाल रहे थे कि जी हम जो है वो गवर्नर रूल की तरफ चले जाएंगे, अगर टर्मोइल हुआ, अगर फलान हुआ, ठीक हुआ। तो ये नहीं चाहते कि चीजें स्मूथ रहें। मैं आपको पहले भी बताया, इससे ज्यादा इसमें नथिंग टू ऐड हियर। ये जान के चीजों को खराब करना चाहते हैं और ये जिम्मेदार होंगे। दुआ की चाहती है कि इस वक्त क्योंकि हम हालत जंग में हैं तो ये बेटर अकल को ठिकाना हो जाए तो बेहतर बात है। मैं चाहूँगा एक और बहुत बड़ी जो आज की स्टोरी है, ख़ास तौर पे बैरिस्टर साहब से शुरू करूँगा कि ये जो उम्मीदें लगा के लोग बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन में एक इनकलाब आ रहा है और जो है वकला खड़े हो जाएंगे, वो तो एक धचका आ गया है कि ना मार्जिन से जीते हैं, सिवाय 2-3 शहरों के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी शहरों में मार्जिन से जीते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके क्या एक तो असरात हैं पड़ेंगे जुडिशरी के ऊपर, और ये 26वीं आईनी तरमीम वाला जो मसला केस चल रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो मसले हैं। दूसरा, इसको क्या अखज़ करें कि ये क्या वकला जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में हैं और यह हुकूमत जीत गई है? देखिए आमिर साहब, मैं इसमें आपकी इजाजत से 2 बातें करूं। सबसे पहली बात ये कि वकला की जो मेजॉरिटी है वो 26वीं तरमीम के साथ नहीं है। आप किसी भी वकील से, किसी भी प्रैक्टिसिंग वकील से, उसने उस तरह का डैमेज नहीं किया हमारे आइन को। 200 की जजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, बहुत सारी चीज़ों ने उस तरह का डैमेज नहीं किया हमारी जुडिशल इंटेग्रिटी को जिस तरह का 26वीं तरमीम ने किया। और उसकी वजह यह है कि माजी में जब ये 200 और इस तरह की जजमेंट्स जब आती थी, या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या इस तरह की जजमेंट्स आती थी, तो वो एक जजमेंट होती थी, वो एक बेंच, एक जजमेंट, जिस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुकदमे के अंदर भी हुआ, जिसके बारे में अदालत बाद में या अजाला कर सकती है या माफ़ी मांग सकती है। 26वीं तरमीम में पूरे निज़ाम को इस तरह तब्दील कर दिया गया, सिस्टमैटिकली ऐसे तब्दील कर दिया गया कि इसके बाद आईनी बेंच हर दफ़ा
एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाएगा जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, यानी कि जब भी आईनी बेंच बनेगा वो हुकूमत के खिलाफ फैसला देने से कतराएगा। पिछले साल एक के अंदर आईनी बेंच ने हुकूमत के खिलाफ कोई नोटेबल फैसला नहीं दिया। तो जो सिस्टम की करप्शन है इससे तो तमाम वकला हजरात मेरा ख्याल है तंग है। लेकिन इसमें बड़ा फर्क है इस बात में और बार की पॉलिटिक्स में। हमारे साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो चुका है पाकिस्तान के अंदर के जिसको बार की पॉलिटिक्स कहते थे। वो बार जिसने जुल्फिकार अली, जिसने ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट की 80s के अंदर, वो बार जो 90s के अंदर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के ऊपर निकली, वो बार जिसने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े होकर इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट लड़ी, उसके बाद पिछले 15 साल के अंदर जजेस की बहाली के बाद 2009 के बाद हम अब एक तकसीम हो चुकी हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।